बीच उपस्थित हुआ हूं, विशेष रूप से संस्कृति मंत्रालय ने इन 9 सालों में जो काम किया है उसके बारे में ज्यादा फोकस रहेगा। बाकी आपके लास्ट में क्वेश्चन होंगे ही। देखिए, हम इन 9 साल के पीरियड को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कालखंड भी कह सकते हैं। ये ऐसा कालखंड है जिसमें अनसंग हीरोज की पहचान की गई। वो ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनको इतिहास में महत्व मिलना चाहिए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद की जो सरकारें रही उनको वो नाम ठीक नहीं लगे, तो उनका महत्व कम मिला। जिस महत्व के वो हकदार थे इतना महत्व नहीं मिला। मैं 2 बड़े नाम तो उस जमाने के ले सकता हूं। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ आप सबको पता है कि वो मान और सम्मान जो नहीं मिला, और राजेंद्र प्रसाद जी जब उनका संस्कार हुआ था तब सब बुक्स में भी है, आपके भी ध्यान में है, मुट्ठी ऐसे राख उठाई थी सरदार पटेल साहब की उन्होंने कि ये राख एक दिन अमर होगी। और ये हुई, ये नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में केवड़िया में, जिसको अब एकता नगर भी कहते हैं, 182 फीट ऊंची प्रतिमा बना करके नरेंद्र मोदी जी ने वो मान और सम्मान सरदार पटेल जी को दिया जिसके वो हकदार थे। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हर तरह की अपनी योग्यता दिखाई। संविधान निर्माण से लेकर के कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिस पे उनका कोई आर्टिकल नहीं आया हो, उनकी कोई बुक नहीं आई हो। मानव शास्त्री से लेकर के, समाज शास्त्री से लेकर के, राजनीति शास्त्र से लेकर के, पत्रकार से लेकर के, लेखक से लेकर के, फिर भी 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण होता है और 90 में जाकर के भारत रत्न मिलता है। और तब मिलता है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं होती है। यहां वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री होते हैं और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन देती है। पंचतीर्थ का विकास इस 9 सालों में हुआ। वो पंचतीर्थ जो बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए स्थान थे, जन्म स्थान मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन, उसके वो हकदार थे। इन स्थानों का विकास होना चाहिए था। आज आप जाके देखेंगे 26 अलीपुर रोड पे तो बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए सारे तथ्य डिजिटल फॉर्म में एक म्यूजियम के रूप में, और कितनी जनता आती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि क्यों बनाए। अनसंग हीरो। अब मैं एक नाम आपके सामने लेता हूं, दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। आने वाले समय में 1931 को करीब 100 साल हो जाएंगे शहीद भगत सिंह जी को शहीद हुए। ये दुर्गा भाभी नाम उन्होंने दिया था। और ये क्या महिला का चरित्र है जी। उनके पिताजी जुडिशरी में काम करते थे और उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हुआ हूं तो मैं कुछ पैसे देता हूं, मकान बना लेना। और वो मकान नहीं बनाती है। वो यहां आकर के, उसकी शादी होती तो कौशाम्बी के आसपास की है, पियर। शादी हो जाती है जम्मू में और वो मकान नहीं बनाती है।
वो इनकी सेवा में लग जाती है कि इनको तो फांसी की सजा हो गई, इनको कोई किराए का मकान नहीं दे रहा है, इनको कोई खाना नहीं खिला रहा है। तीनों हमारे भगत सिंह, राजगुरु और हमारे चंद्रशेखर जी, नहीं चंद्रशेखर का अलग विषय था, सुखदेव जी। चंद्रशेखर जी को तो बंदूक लेके दी उन्होंने, दुर्गा भाभी ने। ये आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं। देखिए, इतना बड़ा काम करने के बाद पिताजी पूछते हैं कि तुमने मकान बना लिया? कि मैं उस मकान की नींव रख रही हूं, जो भारत जब आजाद होगा तो बहुत बड़ा मेरा मकान बन जाएगा। भगत सिंह पूछते हैं, ये पैसा कहां से लाती हो? बोला मेरे पिताजी ने दिया है मकान का। तो मकान क्यों नहीं बना रही? बोला बना रही हूं ना। ये सारे नए कपड़े, भगत सिंह जी कहते मुझे तो फांसी होने वाली है। राजगुरु भी ये कहते थे, सुखदेव भी ये कहते थे फांसी होने वाली है, कपड़े नए क्यों ला रहे हो? लेकिन इतिहास के पन्नों में वो नाम नहीं है थी दुर्गा भाभी का, अनसंग हीरो रह गई वो। सारा पिताजी ने जो पैसा दिया, इन क्रांतिकारी जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे देश की आजादी के लिए, उनकी सेवा में लगा दिया। खाने में, कपड़े में, किराए में, सब। क्या उनका नई पीढ़ी जाने नहीं कि क्या थी दुर्गा भाभी? तो हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उनका एक ड्रामा बनाया और कई जगह दिखाए। यह है दुर्गा भाभी का चरित्र। और नई पीढ़ी ने देख करके कईयों के तो आंसू आ गए जब हमने देखा कि इस तरह के लोग इतने भावुक हुए कि हमें तो पता ही नहीं था दुर्गा भाभी का नाम। ये नरेंद्र मोदी जी नहीं आते, दुर्गा भाभी का चरित्र जनता के सामने नहीं आता। ये विशेष कालखंड है। हम देखिए, हर घर तिरंगा, ये जनता ने उठाया, लेकिन ये संस्कृति मंत्रालय उसका नोडल मिनिस्ट्री था। किसी ने कहा कि झंडे कहां से मिलेंगे, किसी ने कहा कि कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। आपने देखा होगा, मैं अभी देखता हूं, गांव में जाता हूं तो झोंपड़ियों में आज भी लगे हुए झंडे। जनता ने किस तरह से लिया हर घर तिरंगा अभियान को। और जितने भी हमारे एएसआई के जो मॉन्यूमेंट्स थे, सब जगह इसकी शुरुआत हुई। नहीं तो मॉन्यूमेंट्स भी कई बार पता नहीं कौन सा मॉन्यूमेंट्स है, कितना महत्व का है, जनता को जानने को मिला कि ये मॉन्यूमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी ये महत्वता है, कुंभलगढ़ क्यों फेमस है। ये सब चीजें जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जुड़ी हुई थी, ये इसी कालखंड में। और मात्र संयोग नहीं है कि श्री राम मंदिर का निर्माण भी इसी कालखंड में हो रहा है। काशी भव्य बनी, ये भी मात्र संयोग नहीं है। 354 अतिकर्मी थे वहां, कोई छोटा काम नहीं था। सबको पुनर्वास किया गया, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, जितना मुआवजा चाहिए दिया गया और काशी को भव्य बनाया गया। उज्जैन महाकाल लोक परियोजना, ये भी कोई छोटा काम नहीं था। और केदारनाथ पुनर्वास विकास परियोजना, ये भी कोई छोटा काम नहीं था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, ये भी कोई छोटा नहीं था। रामानुजाचार्य जो समानता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से उनके बारे में जिक्र किया कि वो इक्वलिटी के इतने बड़े महापुरुष हुए। उनके लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये भी इसी कालखंड की देन है। सिख तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर, देश आजाद हुआ तब से सिख समाज के लोग कह रहे थे कि गुरु नानक के दर्शन करने के लिए वहां जाना है करतारपुर साहिब, और कॉरिडोर नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। ये चार धाम, इनका जो रास्ता सुगम किया गया, ये भी इसी कालखंड की देन है। आबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर, ये भी इसी कालखंड का। मैं जहां राजस्थान से आता हूं, मानगढ़ धाम और जलियांवाला बाग का पुनर्निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने लोकार्पण किया। पर मानगढ़ धाम, फिर मैं कहता हूं, ये अनसंग हीरो का एक पार्ट है। जैसे मैंने दुर्गा भाभी का जिक्र किया, ऐसे मैं मानगढ़ धाम का भी जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने। 1913 का वह दिन, अंग्रेजों की गोली से
एक ही दिन में कह रहा हूं मैं, अंग्रेजों की गोली से एक ही दिन में 1500 से ज्यादा आदिवासी समाज के पुरुष, महिला और बच्चे मारे गए। लेकिन कौन जानता है, इतिहास में इनका किसी ने दर्ज कर दिया कि ये भीलों का विद्रोह था। ये विद्रोह था, वो लड़े थे देश के लिए। क्या हम अंग्रेजों के इस कानून को नहीं मानेंगे? उसको विद्रोह करके कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार यहां गए, मानगढ़ धाम। ये देखिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। और मानगढ़ धाम की विकास की परियोजनाएं, उसके बारे में चिंतन, ये सब हो रहा है। आप देखेंगे कि एक बड़ा काम और हुआ है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आपको लगता है कि ये जो मूर्तियां चोरी हो जाती थी, ये तस्करी के लोग, तस्कर कितने होते थे और हमारी संस्कृति को नष्ट करते थे, हम कोई बहुत बड़ा उसमें पैरवी नहीं करते थे, हल्की पैरवी करके छोड़ देते थे। तो आप आंकड़ा देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। 2014 से पहले खाली चोरी गई 13 मूर्तियां वापिस आई, 13। और 14 के बाद कितनी आई? 231। यू जस्ट सी द स्पीड एंड स्केल। यही नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कालखंड के हर योजना में यही है। उन्होंने स्केल भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ाई। कहां 13 मूर्तियां ही आई इतने सालों के प्रयासों के बाद, और कहां 2014 के बाद 231 चोरी गई हमारी मूर्तियां वस्तुएं वापस आई। भारत के महापुरुषों का सम्मान आप देखिए, इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। अब ये आपको जानकारी है और नहीं है तो मैं बता दूं। जॉर्ज पंचम यहां आए थे। जॉर्ज पंचम आए, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदली, एक समारोह हुआ और बाद में लगा कि भाई 36 में उनकी डेथ हो गई, 1936 में जॉर्ज पंचम की। तो लगा कि उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। इंडिया गेट पे उनकी छतरी बना के और प्रतिमा लगा दी। देश आजाद हुआ। बहुत से लोगों ने लोकसभा की डिबेट में है कि साहब इनकी आप जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो हटा दो। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे या पता नहीं क्यों नहीं हटाई, 1968 में हटी। और 68 में हटने के बाद भी छतरी नहीं हटी। तो जो लोग घूमने जाते थे, मेरा भी इसमें लोकसभा में एक सवाल था कि जो लोग घूमने जाते थे पूछते थे ये क्या है, कि ये जॉर्ज पंचम की छतरी है। जॉर्ज पंचम नहीं था वहां, लेकिन छतरी के कारण जिंदा था। तो गुलामी के अवशेष हमें नहीं रखने, इस सिद्धांत से नरेंद्र मोदी चले और यहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की। यह भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कर्तव्य पथ, नाम भी दिया कर्तव्य पथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी आ ही रहा है 21 जून को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तेग बहादुर जी का आप देखिए प्रकाश पर्व। वही लाल किला जहां वो शहीद हुए थे, उसी लाल किले की प्राचीर पे गुरु तेग बहादुर जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। और जब लोग देखते हैं तो कहते हैं भाई वाह नरेंद्र मोदी, ये क्या किया, कितना बड़ा काम किया आपने। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, चाहे बुद्ध सर्किट हो, चाहे रामायण सर्किट हो, चाहे कृष्णा सर्किट हो, ये सब काम हमारे मंत्रालय से इस पीरियड में हुए हैं। तो मैंने कुछ चीजों का जिक्र किया। पहले तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी घटना हुई नहीं थी 47 में। तो वो फिर हमने टाइम मैगजीन और सारी चीजें आपके सामने रखी तो पता चला कि घटना हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जी भी पूजा में बैठे थे, ये सब चीजें थी। सिंगोल, उन्होंने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि सत्ता हस्तांतरण का कोई सिंबल है क्या। तो वो जब ध्यान में आते आते राजा जी के थ्रू बात गई तो ये पता चला कि हमारे साउथ में, तो साउथ से नॉर्थ ये देश एक रहे, एकता रहे, इस तरह का एक कंसेप्ट के कारण ये विषय आया। और उस समय हुआ, सारे आपके मीडिया में आया भी है।
सबने देखा भी है। अब तो साउथ में तो बहुत बड़ा जश्न भी आदिनाम जो 22 हमारे जो लोग हैं उनके मनाया गया, हर जगह मनाया गया। लेकिन कांग्रेस ने कहा पहले तो हुआ ही नहीं, फिर वो चुप हो गए, हुआ। फिर उन्होंने इसको पता नहीं कहां लंदन में जाकर के हमारे राहुल गांधी जी ने क्या बोल दिया, कोरोनेशन। अरे यार ऐसे क्या, कर्तव्यनिष्ठ है ना, ये कर्तव्यनिष्ठ की भावना से हम काम करेंगे, ये इसका सिंबल है और भारतीय संस्कृति है, भारतीय पुरातन ज्ञान है। इसका क्यों विरोध कर रहे हो मेरे सामने? हमारे समझ में नहीं आ रहा। फिर कहा ये क्या आप ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हो? तो ये भी किसी ने, कांग्रेस के नेता ने कहा। बाद में पता चला ये सारे के सारे नॉन ब्राह्मण है। तो इसका मतलब कांग्रेस बिना किसी तैयारी के नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों की आलोचना करती है, उसी का ये भाग है। बाकी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की इसमें। सवाल का जवाब पहले दूंगा, फिर दूसरे का लूंगा। देखिए, ओबीसी कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग समय समय पर राज्यों के दौरे करता रहता है। अभी जो रिपोर्ट आई है वो 4 राज्यों से संबंधित है, उसमें राजस्थान भी है। हमारे ऐसे 8 जिले हैं जो ट्राइबल डोमिनेटेड हैं, जिसमें बांसवाड़ा होगा, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ है, आबू रोड के कुछ पार्ट हैं। ये इन जिलों में क्या किया इन्होंने कि ओबीसी के सर्टिफिकेट ही नहीं बना रहे हैं, और किसी का सर्टिफिकेट बन गया तो उसमें प्रावधान है कि भाई आप क्रीमी लेयर में आ गए क्या, तो क्रीमी लेयर में नहीं आए हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके आओ। अब वो किसी ने बैंक में अप्लाई किया, अब सर्टिफिकेट ही नहीं है। अच्छा, किया पहले सर्टिफिकेट था तो उनका आपका तो टाइम बार हो गया, आप इसको नया रिन्यूअल करा के लाओ। तो उन्होंने रिलीव नहीं किया, इन्होंने कराया, क्योंकि ओबीसी का नुकसान करने के लिए ये कांग्रेस सरकार बैठी है वहां। और जो आपने पहला सवाल किया उसके पीछे छुपा हुआ है तुष्टीकरण, क्योंकि इस सरकार की नीति ही तुष्टीकरण है। वोट बैंक की राजनीति के कारण राजस्थान की हालत लॉ एंड ऑर्डर में भी, गवर्नेंस में भी, डेवलपमेंट में, सब में खराब हो गई। कौन सा स्कूल बड़नगर, ओके, प्रेरणा स्कूल नाम दिया है उसको। प्रधानमंत्री जी जहां पढ़े उस स्कूल को डेवलप किया है, और उस स्कूल को डेवलप करके पूरे देश से हम जो टूर कराएंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, देखिए इस जगह से प्रधानमंत्री उठे, इस स्कूल में पढ़े, इससे प्रेरणा प्राप्त करो, उसका नाम ही हमने प्रेरणा स्कूल दिया है। और वो करीब करीब काम पूरा हो गया है। आप भी कभी वड़नगर जाके देखेंगे, बहुत सुंदर उस स्थान को हमने बनाया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें भी कोई तैयारी नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी के जो अच्छे काम है उस पे वो पता नहीं आंख मूंद लेती है क्या है। आप देखिए यूपीए कालखंड का, पहले मैं जीडीपी आपको समझा देता हूं। जीडीपी के 3 पार्ट हैं। जीडीपी का पहला पार्ट है कंजम्पशन, वो करीब कंजम्पशन इसमें रहता है जीडीपी में 67% टू 70, कभी कभी 67, कभी 68, कभी 69, अभी वो 68 के आसपास चल रहा है कंजम्पशन। कोविड के कारण थोड़ा इसमें 1-2% का वेरिएशन आया। दूसरा पार्ट है इसका आपका इन्वेस्टमेंट जीडीपी में पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है। इसमें तेजी आई है, ये 28 से 30% रहता है। ये ठीक हमारे हिसाब से ठीक आंकड़ों पे चल रहा है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और तीसरा पार्ट होता है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारा कितना बड़ा है इन दोनों, हमने सारे टारगेट अचीव किए हैं, इवन क्रॉस किया है हर चीज को एक्सपोर्ट में। तो जब जीडीपी के 3 भाग हैं, इनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीडीपी इतनी डाउन चलेगी। तो भाई कोविड में कंजम्पशन ही कम हो गया था, लेकिन कितना वापस हमने राइज किया। और अगर यूपीए आप एनडीए दोनों की तुलना करेंगे तो हमारा जीडीपी का लेवल इतना स्ट्रांग मेरे ख्याल में पिलर पे खड़ा है। हमारी इकोनॉमी, आपने सही कहा, 5वें स्थान पे हम पहुंच गए। जिस ब्रिटेन ने हमारे पे शासन किया उसको पछाड़ करके, और आने वाले समय में
IMF भी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है और रेटिंग एजेंसी कह रही है कि 2030 पे इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बनेगा। संस्कृति के सारे हमारे सवाल तो आपको प्रायोरिटी पहले हमारी संस्कृति ये बतलाने के काम काज है, बहुत मेहनत से। देखिए, मैं संसदीय कार्य का काम भी देखता हूं और आप मुझे रोज देखते होंगे। हमारी संस्कृति का पार्ट है कि हम सभ्य तरीके से बात करें। अगर हमें हाउस में भी करनी है तो हम अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो असंसदीय हो जाते हैं। और वो जो जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो तो पब्लिक मीटिंग में असंसदीय शब्द बोलते हैं, पूरे समाज के लिए भी गाली निकाल देते हैं। वो ऐसे लोगों का, जिसमें सम्मिलित हो रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री भी और राहुल गांधी जी एक हो रहे हैं। अब पता नहीं एक है कि नहीं है, ये तो पता नहीं है, लेकिन इस मामले में एक है, असंसदीय शब्द बोलने में एक है। देखिए, वो दो चीजें बोल रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्डिनेंस कोई पहली बार नहीं आया है। आर्टिकल 123 में इसका प्रावधान है और जो सरकार होती है वो अध्यादेश लाती है, लेकिन हमने अध्यादेश का सारा कम लिया है। अगर आप कांग्रेस का शासन देखेंगे तो अध्यादेशों की भरमार है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब यहां जिसकी वो बात कर रहे हैं वो तो लोकसभा राज्यसभा में हराने की बात करें ना, वो तो देश के लीडर बनने के लिए कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी पटना जा रहे हैं, तो वहां जाके क्या करना है। लोकसभा राज्यसभा में जब अध्यादेश आए, उस संविधान में लिखा हुआ है कि जैसे सेशन होगा हमें रखना पड़ेगा। तो लोकसभा राज्यसभा में प्रयास करें ना। वो जो एक्स्ट्रा प्रयास कर रहे हैं वो शायद नेता बनने की फिराक में है, जहां नेता की जगह विपक्ष में भी खाली है नहीं, मुझे लगता है। नहीं, ये नंबर नहीं पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो जनमत एक मिनट नंबर तो उस समय पता लगेगा ना, लेकिन ये कह रहे हैं जनमत तैयार कर रहे हैं। जो पार्टियां कभी कभी हमें भी समर्थन दे देती हैं उनके पास भी वो जा रहे हैं, तो वो जब सेशन शुरू हो तब करना चाहिए ना। अभी वो नेता बनने की फिराक में करना है। मैं ये फिर कह रहा हूं कि विपक्ष में भी नेता का पद पता नहीं किसको मिलेगा, मुझे पता नहीं विपक्ष के नेता का, और विपक्ष का कौन लीडर होगा यही तय नहीं है। कभी बिहार के होंगे, तेलंगाना वाले होंगे, दिल्ली वाले होंगे, ये तय नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई खाली है पद वहां। केजरीवाल जी उसमें लगे हुए हैं। किसके सिविल कोर्ट सेडिशन की आई है ना रिपोर्ट, तो अभी वो लॉ कमीशन के पास भेजा हुआ है मैटर। अभी रिपोर्ट तो राजद्रोह पे आई है ना। आपको सब लोगों से आग्रह है, रिपोर्ट आना, आप सब लोगों से